नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने जा रहा है और यह हमारा एक ख़ास ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट हुआ है क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, रोज़ 21 ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जो कि परीक्षा 2022 में होने वाला है बिहार बोर्ड का। उसके मद्देनज़र जो है बहुत ही ज़रूरी ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है। चलिए, पहला सवाल कह रहा है कि ax² bx + c बराबर अगर 0 हमारा द्विघात समीकरण है और इसके दोनों मूल बराबर हैं तो द्विघात समीकरण के विविक्तर यानी कि जो d है वो क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी द्विघात समीकरण के अगर दोनों मूल बराबर हैं इसका मतलब है कि विविक्तर क्या है, d बराबर 0, यानी विविक्तर मेरा क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। याद कीजिए, 3 तरह से विविक्तर मेरा आता है। एक विविक्तर क्या होता है, d बराबर 0, उसमें क्या होता है, दोनों मूल बराबर होता है। दूसरा क्या होता है, विविक्तर 0 से बड़ा आता है, यानी कि कोई प्लस में विविक्तर आता है, तो वहाँ क्या बोलते हैं कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और तीसरा d से बड़ा मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि माइनस में विविक्तर आता है, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये 3 तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है और विविक्तर को d से सूचित करते हैं और d क्या होता है, b² - 4ac फॉर्मूला होता है। कभी कभी आपको कोई द्विघात समीकरण दे देगा कुछ भी और बोलेगा इसका विविक्तर ज्ञात करो, तो आप किस फॉर्मूला पे ज्ञात कर लीजिएगा, इस पे, है ना, b² - 4ac अप्लाई कीजिएगा और आराम से आप जो है विविक्तर ज्ञात कर सकते हैं। खैर, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, a, d बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था दोनों मूल बराबर है, तो दोनों मूल बराबर होने पे विविक्तर 0 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस तरह के सवाल पे चर्चा किया था। एक निर्देशांक दे दिया है, पूछ रहा है इसका कोटि क्या होगा, तो हम क्या बोले थे कि आप जानते ही होंगे कि हर निर्देशांक x, y के रूप का होता है। तो पहला मान जो होता है x का उसको हम भुज बोलते हैं और दूसरा मान जो होता है y का उसको हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा मान हमेशा मेरा कोटि होगा। तो इस खास सवाल में क्या है, कोटि मेरा -4 है ना। हमेशा मतलब आप इसको याद कर लें कि पहला अक्षर भुज कहलाएगा, दूसरा अक्षर कोटि कहलाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा यदि लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है। तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, 13वां चैप्टर का यह सवाल है कि नहीं, 9th में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, L गुने B गुने H होता है। इसको हम याद रखेंगे, यानी कि मेरा पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये 2 गुने LB + BH + LH जो करके है ना। घनाभ किस आकार का होता है, याद कीजिए, ईंट जो हमारा होता है, ईंट के आकार का घनाभ होता है। ठीक है, 9th में हम लोगों ने इसे पढ़ा था, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि AB से एक समकोण त्रिभुज है और B क्या है, 90 डिग्री, और AB का मान दिया गया है। तो पहले चलिए एक समकोण बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिए और जहाँ B को क्या बोल दिए कि भैया वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसका नाम A रख लीजिए और इसका नाम C रखिए। A का मान क्या दिया है, 40, तो इसका मान हो गया 40। C हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A + B + C कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है कि नहीं। A का मान 40 डिग्री है, B तो 90 है, C हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये कितना हो गया, 130, तो क्या हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा, है कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, 50। तो इसलिए ऑप्शन डी मेरा सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है ना, 4 मान इसमें दिया है और गुना में है, तो हम क्या करेंगे, 2 को चेंज कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा के। तो 10 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट 65। कैसे, तो फॉर्मूला था tan थीटा बराबर कोट 90 घटाव थीटा, हाँ कि ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 घटाव थीटा। तो tan 25 यहाँ लिखा था सवाल में, तो tan 25 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 घटाव 25। तो ये कितना हो गया,
कोट 65। इसी तर्ज पे टेन 20 मेरा क्या हो जाएगा, कोट 70, ठीक है। और टेन 65 को आप क्या लिख सकते हैं, उल्टा करके कोट 65। उसी तर्ज पे टेन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 70। तो देखिए कोट 70 गया, कोट 65 गया, तो सब कट गया, तो क्या बचा एक, इसलिए ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा। जब भी इस तरह का सवाल रहे, 4 पद दिया है, 2 को चेंज कर दीजिए, पूरक वाले फॉर्मूला पे आसानी से ये सवाल बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है, छठा सवाल कह रहा है कि अभाज्य संख्या इस 4 में से कौन सा है। तो अभाज्य संख्या हम किसको बोलते थे, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे, है ना, ऐसा संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे। तो देखिए 10 किससे भाग लग रहा है, 1 से भी, 2 से भी, 5 से भी, है ना, और 10 से भी, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक और स्वयं से भाग लगना चाहिए। 21 देखिए किससे भाग लग रहा है, 1, 3, 7, 21, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 किससे भाग लगता है, 1 से और 11 से, यानी यहाँ ध्यान से देखिए ये एक और स्वयं से भाग लग रहा है, इसलिए ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में हमें एक और अभाज्य संख्या बताइए। 7वां बोल रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, है कि नहीं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, याद कीजिए। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, डायरेक्ट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक और फॉर्मूला हम लोगों का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हमें आइडेंटिटीज़ बताया गया था 8.4 से पहले, ठीक है। और इससे हमेशा एक ना एक सवाल ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो खैर इस सवाल पे अगर आप वापस लौटिएगा तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऑप्शन से मैच कराने के लिए क्या करेंगे, दोनों को उल्टा कर लेते हैं। तो सेक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक हमारा ऊपर जाके क्या, नीचे जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस बटा साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, इसलिए मेरा ये ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक वृत्त की अगर परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी साफ साफ बोल दिया कि जो वृत्त का परिमाप है ना, जो वृत्त का परिमाप है और जो क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी कि आप कुछ ना करें, बस वृत्त का परिमाप 2πr और क्षेत्रफल πr स्क्वायर को बराबर कर दें। क्यों, क्योंकि परिमाप का 2πr फॉर्मूला होता है और क्षेत्रफल का πr स्क्वायर होता है, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो पाई चला गया, r क्या होगा, इस साइड आएगा और इसको काट देगा, है कि नहीं। तो 2 बराबर क्या बचा, r, यानी कि मेरा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से ए बिंदु का दूरी ज्ञात कीजिए। यानी क्या, सिंपल, मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, 0 0, और एक बिंदु क्या दे दिया, 2 और 3। आपसे क्या बोल रहा है, दोनों का दूरी ज्ञात करो। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y², है ना। यानी कि मूल बिंदु वाले को रहने देना है, बस ये जो अंक बचा है इसको xy मान के स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 और 9, है कि नहीं। ये क्या हो गया, √13, यानी √13 इकाई जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए इसी तरह से 10 नंबर पे आते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि HCF 15 है और LCM 90 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता था कि HCF गुने LCM जो होता है हमेशा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होता है। यानी कि जो HCF है और जो LCM है इसको अगर हम गुना करते हैं तो गुना करके जो आएगा वही दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो 15 और क्या कर देते हैं, 90 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 1350, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। चलिए इस पे आ जाइए। 2 थीटा बराबर बोला 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या, 30 डिग्री, है ना। ये 2 इधर गुना में इधर आके भागा, तो साइन थीटा का मान क्या, तो थीटा का मान तो अभी 30 आ गया,
यानी साइन 30 का मान हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है। और साइन 30 का क्या मान होता है? 1/2 होता है। पूरा त्रिकोणमिति का टेबल अच्छा से कंठस्थ कर लेंगे। सिर्फ अगर टेबल आपको याद होगा तो 5 नंबर आपका एग्ज़ाम में आ गया है ना। चलिए 12वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल में बोल रहा है कि पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं ना। सीधा तस्वीर दिया है, आप यहाँ देख लें। कोण का नाम भी दिया है 60 डिग्री है ना, कोण का मान 60 डिग्री दिया है। लेकिन इस सवाल में इस कोण से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर बाहर से कोई बिंदु वृत्त को स्पर्श कर रहा हो, बाह्य बिंदु वृत्त को स्पर्श कर रहा हो, तो दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा बुआ? 8 सेंटीमीटर होगा। इसके कारण हम क्या बोल देंगे कि ऑप्शन ए मेरा सही जवाब है ना। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, है ना। याद कीजिए प्रमेय 10.2 था, उसमें क्या बोला गया था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। और एक और सवाल इसमें कि बाह्य बिंदु से हम अधिकतम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और एक कल ऑब्जेक्टिव हम लोग आपको बताए थे कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं? तो अनंत। समझिएगा, वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा? तो अनंत खींचा जा सकता है। लेकिन वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना? तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। समझ गए? और ये दोनों स्पर्श रेखा जो बाह्य बिंदु से खींचेंगे वो क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख अगर प्रतिच्छेदी रेखा हैं तो रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? याद कीजिए एक हल होगा, है ना। 3 तरह का आप ग्राफ देखिएगा, है ना, आलेख देखिएगा। एक क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? समानांतर रेखा। ठीक है। तो समानांतर रेखा के लिए हम क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। और एक तीसरा क्या होता है? समपाती, है ना, एक ही पे दोनों आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? अनेक हल बोलते हैं। तो 3 सवाल आपसे पूछ सकता है ना। एक तो कि भाई प्रतिच्छेदी रेखा है तो कितना हल? तो एक हल। आपसे ये पूछ सकता है कि समानांतर रेखा है तो कितना? कोई हल नहीं। और आपसे समपाती रहेगा तो अनेक हल। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना? तो 180, है ना। चक्रीय चतुर्भुज याद कीजिए इस तरह से हुआ करता था। तो इसके कोणों का योग कितना? तो हमेशा याद रखेंगे सम्मुख कोणों का, सम्मुख कोणों का योग कितना? तो 180। इस कोण की बात की जा रही है कि ये कोण कितना होगा? तो 180। ये और ये सम्मुख कोण ये होता है, ये तो आसन कोण हो गया। ये कोण और ये कोण जुट के कितना हो जाएगा? 180। और ये कोण जुट के कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, ये रूल है, इसको हम याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल, कोस थीटा बराबर x तो सेक थीटा क्या है ना। ये बिल्कुल आसान सवाल है। इसका जवाब आप कमेंट में दें कि ABCD में मेरा कौन सा सही जवाब होगा, है ना। 15 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। अगर कोस थीटा x है तो सेक थीटा क्या होगा? बिल्कुल आसान सवाल। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 3 शीर्ष दिया है त्रिभुज का, केंद्रक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, केंद्रक भी क्या है? एक निर्देशांक। और आपको मालूम है कि हर निर्देशांक क्या होता है? हर निर्देशांक एक्स वाई के रूप का होता है। ठीक है, तो एक्स वाई के रूप का होता है तो मान लेते हैं कि इसका केंद्रक क्या रहा होगा? एक्स वाई रहा होगा। तो एक्स के लिए क्या हमें एक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? कुछ नहीं, बस x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, है ना। तो इस सवाल में x1 ये है, x2 ये है और x3 ये है। इसको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 0 प्लस 4, है ना, और बटे 3। तो 6/3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, यानी कि x का मान 2 आ गया। और फिर y के लिए फिर हम क्या करेंगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो y1 मेरा क्या हो जाएगा? 4, 6 10 और 10 में 1 घट के क्या हो गया? 9/3 मतलब क्या? 3। तो 2,3 मेरा सही जवाब हो गया। तो जब भी हमें केंद्रक ज्ञात करना रहे किसी भी त्रिभुज का तो हम क्या कर सकते हैं? उसे बहुत ही आसानी से हर पहला अक्षर जो x का मान होगा उसको जोड़ के 3 से भागा दे दीजिए और जो y का मान है दूसरा अक्षर उसको जोड़कर 3 से भागा दे दीजिए। आपको त्रिभुज का केंद्रक मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है n पद वाले AP का योग इतना है। यानी
एस एन हमारा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 दिया है, ठीक है। तो 6वां पद हमसे पूछ रहा है, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पे हमसे 6 पदों का योग यानी S6 पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड में समस्या है, तो S6 के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस n की जगह 6 रख देना। NCERT बुक में भी ऐसा सवाल था, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 6 रख देते हैं। तो ये देखिए 36, ये 12 और ये 1, कितना हो गया 49, इसलिए ऑप्शन बी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 18वां सवाल, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज है, उसकी भुजा का जो अनुपात है वो 3:5 है। कितना है? 3:5। क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक प्रमेय है, 6ठा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल है ना, ये ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। आप इसको इस तरह से याद रखें कि भुजा एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज को मान लीजिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़ा है, ठीक है, समझने के लिए। और जो भुजा है वो क्या है? छोटा है। तो जब आपसे छोटा मान दिया हो, बड़ा पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, तो 9 25 यहाँ आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि भुजा का मान दिया था, भुजा क्या है? छोटा। क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ा। तो छोटा से बड़ा की ओर बढ़ गए। कभी कभी क्या होगा, क्षेत्रफल दे देगा, तो क्षेत्रफल दे दिया मतलब बड़ा का मान दे दिया, छोटा पूछ रहा है, तो आप वहाँ क्या करेंगे? आप वहाँ वर्गमूल निकाल देंगे, है ना। तो मान लीजिए 9 25 दे देता, तो आप क्या करते? उसका वर्गमूल निकाल के 3 5 बता देते, ठीक है। हमेशा याद रखना है, जब भी अनुपात दिया रहे भुजा का और क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का वर्ग कर देना है। क्षेत्रफल दिया रहे और क्या पूछे? भुजा पूछे, तो आप क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, दोनों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दूरी सूत्र लगाइए और ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। दूरी सूत्र लगा के आप क्या कर सकते हैं? उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूरी सूत्र क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो x2 मेरा क्या है? 2 घटाव 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 घटाव माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये कितना हो गया? -2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, यानी ये 4 + 16 यानी √20। और √20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5, 2 बार √5, अर्थात ऑप्शन डी मेरा सही जवाब। चलिए 20 विविक्तर हमसे पूछ रहा है। अभी हम बोले थे, शुरुआत में सवाल आया था विविक्तर का क्या फॉर्मूला? b² - 4ac। और इस सवाल में मेरा b क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर, 4, a क्या है? 2 √2 और c क्या है मेरा? √2। तो ये हो गया 25 और ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिए, 4 दूना 8 और ये 2 यानी 16। इसको घटा लेते हैं, कितना घट के आ जाएगा? 9, यानी ऑप्शन ए मेरा सही जवाब। चलिए आज का आखिरी सवाल, ऑब्जेक्टिव नंबर 21 पूछ रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें अगर दो रेखा एक रेखाखंड को मिलाने वाला 2 बिंदु है। तो जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, हर निर्देशांक याद कीजिए क्या होता है? x, y के रूप का होता है। तो x कैसे होगा? तो दोनों का पहला अक्षर जोड़ के 2 से भाग, तो ये क्या हो गया? 0/2, अर्थात 0, और फिर दोनों का दूसरा अक्षर जोड़ के 2 से भाग यानी 12/2, यानी 0,6 मेरा हो जाएगा, 0,6। डी मेरा सही जवाब है, ठीक है। मध्य बिंदु निर्देशांक जब भी पूछे तो दोनों का पहला अक्षर जोड़िए, 2 से भागा दे दीजिए, फिर दोनों का दूसरा अक्षर जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2/2, ठीक है। और y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2/2, ठीक है। ऐसे आप ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट पहला अक्षर को जोड़ दीजिए, दोनों के पहला अक्षर को जोड़ के 2 से भागा, दोनों के दूसरा अक्षर को जोड़ के 2 से भागा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।